तो एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके सामने भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 में मॉडल प्रश्न पत्र संस्कृत कक्षा 10वीं को हल किया था, जिसमें हमने प्रश्न पहला है जो वैकल्पिक जितने प्रश्न है 15 प्रश्न है उनको हमने हल किया था। आज मैं लेकर आया हूँ प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या जो 2 है वो है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके सामने 5 रिक्त स्थान वाले वाक्य दिए हुए हैं और जितने भी शब्द हैं जो हमें भरने हैं वो हमारे कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं। हमें इनको देखते हुए जो प्रत्यय से संबंधित है, जो हमारे शब्द रूपों से संबंधित है, उन्हें हमको यहाँ पर भरना है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं हम हमारा प्रश्न संख्या 2। पहला प्रश्न है अस्मासु आवश्यकी। अस्मासु आवश्यकी हमारे लिए आवश्यक है। बंधु में बंधु एक शब्द है जिसमें हमें तल जो है वो तद्धित प्रत्यय है। ये तद्धित प्रत्यय इसलिए क्योंकि ये शब्द के साथ में जुड़ता है और बंधु हमारे पास में एक शब्द है। तो बंधु में जब भी हम तल प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारे सामने शब्द बनेगा बंधुता। क्या बनेगा? बंधुता। मैंने लिख भी दिया है, इसको आराम से आप देख लें। जो तल प्रत्यय है वो केवल एक लिंग में चलता है। अगला जो प्रश्न है लोके दुर्लभम और नरधन त्व। जो त्व प्रत्यय है वो भी तीनों लिंगों में समान रूप से चलता है और जब भी हम किसी भी शब्द में त्व प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा नरत्वम। जैसे नर ने त्व जोड़ा तो क्या बना? नरत्वम। बंधु में त्व जोड़ा तो बंधुत्वम। इस प्रकार से शब्द बनेगा हमारे सामने। अगला जो प्रश्न है सा नृत्यति। बाल धन टाप। जो टाप प्रत्यय है वो स्त्री प्रत्यय कहलाता है क्योंकि इसका कार्य होता है पुल्लिंगवाचक शब्दों को स्त्रीवाचक शब्दों में रूपांतरित करना या बदलना। तो सा नृत्यति वह नाचती है, क्या हो जाएगा? बाल धन टाप में जब जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? बालिका। वह बालिका नृत्य करती है। अगला जो प्रश्न है गृहं कुत्र अस्ति। घर कहाँ है? क्या अर्थ बनेगा इसका? घर कहाँ है। और इसमें जो हमें भरना है वो है युष्मत शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? षष्ठी विभक्ति का कौन सा वचन? एक वचन। मैंने युष्मत शब्द लिख भी दिए हैं, आप इनको देख ले। मैं एक बार इनका उच्चारण कर लेता हूँ। प्रथमा विभक्ति में बनेगा त्वम युवाम यूयम। द्वितीय विभक्ति में बनेगा त्वाम युवाम युष्मान। तृतीय विभक्ति में बनेगा त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। चतुर्थी विभक्ति में बनेगा तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। पंचमी विभक्ति में बनेगा त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। और षष्ठी विभक्ति में बनेगा तव युवयोः युष्माकम। सप्तमी विभक्ति में बनेगा त्वयि युवयोः युष्मासु। इसका संबोधन रूप नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इनको देख लें और आपके सही उत्तर का चयन करें। बताइए युष्मत शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन का क्या रूप बनेगा? तव। तव गृहं कुत्र अस्ति। तुम्हारा घर कहाँ है। अगला जो प्रश्न है बालकः सह गच्छति। ये प्रश्न यदि यहाँ पर रिक्त स्थान ये नहीं दिया होता, ये शब्द कोष्टक वाला, तब भी हम इसको आराम से कर सकते थे क्योंकि कारक प्रकरण है। हमें कारक प्रकरण सिखाता है कि जब भी सह अव्यय आ जाता है, सह के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति। एक बार मैं पिता शब्द का उच्चारण करूँगा, आप देख भी सकते हैं। प्रथमा विभक्ति में बनेगा पिता पितरो पितरः। द्वितीय विभक्ति में बनेगा पितरम पितरो पितृन। तृतीय विभक्ति में बनेगा पित्रा पितृभ्याम पितृभ्यः। चतुर्थी विभक्ति में बनेगा पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः। पंचमी विभक्ति में बनेगा पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बनेगा पितुः पितृः पितॄणाम। सप्तमी विभक्ति में बनेगा पितरी पितृः पितृसु। और इसका जो संबोधन रूप बनेगा वो बनेगा हे पितः हे पितरो हे पितरः। हमारा जो सही उत्तर होगा वो पितृ शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन में जो रूप बनेगा वो बनेगा पित्रा। बालकः पित्रा सह गच्छति। बालक पिता के साथ जाता है। अगला प्रश्न है अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। अर्थात नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखिए। एक बार हम इसका अनुवाद करेंगे, तत्पश्चात इसके प्रश्नों के जो जितने भी है हम उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
आपका जो अनुवाद मैं करना चाह रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे और इसके अनुवाद को सुनने की कोशिश करेंगे। सताम जनानां संगतिः सत्संगतिः कथ्यते, अर्थात सज्जनों के साथ संगति ही सत्संगति कहलाती है। मानवः यादृशे जनेः सह वसति, मनुष्य जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में रहता है तादृशः एव भवति, वैसा ही वह होता है। सज्जनानां संपर्केण मनुष्यः सज्जनः भवति, सज्जनों के संपर्क में रहने से मनुष्य सज्जन होता है। उन्नति महत् पदम च अलंकृति, उन्नति और महान पद को अलंकृत होता है या उन्नति और महान पद को प्राप्त करता है। दुर्जनानां संगत्याः मनुष्यो दुर्जनो भवति, दुर्जनों की संगति से मनुष्य दुर्जन होता है। पतनम विनाशम च प्राप्नोति, पतन और विनाश को प्राप्त करता है। अतः मनुष्यस्य उपरि संगति महान प्रभावो भवति, इसलिए मनुष्य के ऊपर संगति का महान प्रभाव होता है। बाल्यकाले विशेष तो बालकस्य उपरि संसर्गस्य प्रभावो भवति, बाल्यकाल में अर्थात बचपन की अवस्था में विशेषकर बालक के ऊपर संगति का प्रभाव होता है। ये यादृशे बालके सह उपविशन्ति, जो जिस प्रकार के बालक के साथ में उपविशन्ति बैठता है, उत्तिष्ठन्ति उठता है, खादन्ति खाते हैं, पिबन्ति पीते हैं, ते तथैव स्वभावं धारयति, वे वैसा ही स्वभाव को धारण करते हैं। अतः बाल्यकाले दुर्जने सह संगतिः कदापि न करणीया, इसलिए बाल्यकाल में दुर्जनों के साथ कभी भी संगति नहीं करनी चाहिए। सज्जनानां संगत्या मनुष्यः उन्नतिं प्राप्नोति, सज्जनों के साथ संगति करते हुए मनुष्य उन्नति को प्राप्त करता है। तस्य विद्या कीर्तिश्च वर्धते, उसकी विद्या और कीर्ति बढ़ते हैं। दुर्जनानां संसर्गेण बहवः हानयः भवन्ति, दुर्जनों के संसर्ग से, दुर्जनों के साथ रहने से बहुत सी हानियाँ भवन्ति होती है। यथा जैसे दुर्जन संसर्गेण मनुष्यो असद्वृत्तो भवति, दुर्जनों के साथ में विचरण करने से मनुष्य असद्वृत्ति वाला हो जाता है, यानी कि बुरी प्रवृत्ति वाला हो जाता है। दुर्विचारो युक्तो भवति, बुरे विचार वाला हो जाता है। तस्य बुद्धि दूषिता भवति, उसकी जो बुद्धि है वो दूषित हो जाती है। अतः बुद्धि क्षीयते मनुष्य दुर्व्यसनो ग्रस्तो भवति, इसलिए बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य बुरी आदत वाला एक आदि बन जाता है, बुरी आदत वाला व्यक्ति बन जाता है। अतः तस्य शरीरम क्षीणम निर्बलम च भवति, इसलिए उसका जो शरीर है वह क्षीण और निर्बल हो जाता है। तस्य कीर्तिः नश्यति, उसकी कीर्ति यश नष्ट हो जाता है। सर्वत्र अनादरो भवति, और सभी जगह उसका क्या होता है, अनादर होता है। अतः स्वयशो वृद्धिये ज्ञान वृद्धिय सुखस्य शांतिश्च प्राप्त्यर्थम सर्वैः अपि सर्वदा सत्संगतिः करणीया, दुर्जन संगतिः सदा परिहर्तव्या। अर्थात इसलिए स्वयशो वृद्धि, खुद के यश की वृद्धि के लिए, ज्ञान वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि के लिए, सुखश्च शांतिश्च प्राप्त्यर्थम, सुख और शांति की प्राप्ति के लिए, सर्वैः अपि सभी सर्वदा संगति है, हमेशा संगति करनी चाहिए, यानी कि अच्छे लोगों के साथ हमें विचरण करना चाहिए। दुर्जन संगति सदा परिहर्तव्या, बुरे लोग जो भी दुर्जन है उनकी संगति हमेशा हमें छोड़ देनी चाहिए। ये था इस गद्यांश का अनुवाद। आइए हम बढ़ते हैं, इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है वो एक पदेन उत्तरत, केवल एक पद में हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है केसाम जनानां संगतिः सत्संगति कथ्यते, किन लोगों के साथ संगति सत्संगति कहलाती है। तो इसका केवल एक पद में उत्तर क्या बनेगा, सता। पहली पंक्ति में इसका जो पहली पंक्ति उसका जो पहला जो शब्द है वही इसका उत्तर है। केसाम जनानां संगतिः सत्संगतिः कथ्यते, तो इसका उत्तर क्या होगा, सता। पहली पंक्ति में पहला जो शब्द है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है केसाम संसर्गेण बहवः हानियः भवन्ति, किनके संसर्ग से, किनके साथ रहने से बहुत सी हानियाँ होती है। तो जो दूसरा गद्यांश है उस दूसरे गद्यांश के जो पहली पंक्ति है उसका जो अंतिम शब्द है वहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। दुर्जनानां का सही उत्तर होगा।
अगला जो प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना। अब हमें प्रश्न की मदद लेते हुए उत्तर लिखना है। सज्जनानां संपर्केण मनुष्य किम अलंकरोति, सज्जनों के संपर्क से मनुष्य क्या अलंकृत होता है या क्या प्राप्त करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, मैं एक बार उच्चारण कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें और इसको अपने गद्यांश में ढूंढने का प्रयास करें। मैं इसका उत्तर दोहरा रहा हूँ। सज्जनानां संपर्केण मनुष्यः सज्जनः भवति उन्नतिं महत्पदं च अलंकरोति। फिर अगला जो प्रश्न है इसी में दिया हुआ है, तथा केन मनुष्यस्य बुद्धिः क्षीयते, किसी से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती है, नष्ट होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, तथा दुर्जनः संसर्गेण मनुष्यस्य बुद्धिः क्षीयते। ये इस प्रश्न का उत्तर था जो कि पूर्ण वाक्य में हमें लिखना था। अगला जो प्रश्न है वो है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा उस गद्यांश में हमने जो अधिकतम जो शब्द पढ़ा था वो संगति के बारे में ही हमने पढ़ा। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, संगति है, या फिर इसका उत्तर हम लिख सकते हैं संगति हो प्रभाव हो। दोनों ही उत्तर इसके बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है भाष्यकार्य, जो कि हमारे व्याकरण शास्त्र से संबंधित है। प्राप्नोति इति क्रियापदस्य गद्यांशे कर्तृपदम किम अस्ति, प्राप्नोति यह एक क्रिया है और यह जो क्रिया है उसका कर्तापद क्या होगा। तो इसकी पंक्ति जो दी हुई है पैराग्राफ में गद्यांश में, उस पंक्ति को मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि दुर्जनानां संगत्या मनुष्यो दुर्जनो भवति पत्रम विनाशम च प्राप्नोति, ये एक पंक्ति थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मनुष्यो, क्योंकि ये जो प्राप्नोति जो क्रिया है उसका सीधा जो भार पड़ रहा है वो कर्ता, और किस पर पड़ रहा है, मनुष्य के ऊपर पड़ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मनुष्यो। आप इसको गद्यांश में ढूंढकर लिख भी सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महान इति विशेषणस्य गद्यांशात् विशेष्य पदम चित्वा लिखत, महान यह एक विशेषण है, इसका गद्यांश से जो विशेष्य पद है वो चुनकर हमें लिखना है। तो इस आपके गद्यांश में पंक्ति लिखी हुई है, अतः मनुष्य ऊपरी संगतेः महान प्रभावो भवति। तो जो महान है, क्या महान है, प्रभाव। तो इसका सही उत्तर होगा प्रभावो। क्या उत्तर होगा, प्रभावो। अगला जो प्रश्न है तस्य कीर्तिः नश्यति, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। इति अत्र तस्य सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम लिखत, यहाँ पर जो सर्वनाम है तस्य, इसके स्थान पर हमें संज्ञा पद लिखना है। तो तस्य किसके लिए आया यहाँ पर, दुर्जन के लिए, क्योंकि दुर्जनों की कीर्ति नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दुर्जनस्य कीर्तिः नश्यति। तो ये जो तस्य शब्द है वो किसके लिए आया है, दुर्जनस्य। अगला जो प्रश्न है खंड ब हमारा प्रश्न है और प्रश्न संख्या 4 है, छात्रः विद्यालयात् बहिः आगच्छति, छात्र विद्यालय से बाहर आते हैं। रेखांकित पदे विभक्तिम तत्कारणम च लिखत, रेखांकित जो पद है हमारे सामने विद्यालय, इस विद्यालय में कौन सी विभक्ति है और उसका कारण, अगर विभक्ति दूसरी है या तीसरी है या चतुर्थी है तो वो क्यों है। तो इस प्रश्न को हमें प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से करना है ये आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से लिखा है, और हमें बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें हमें किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है, इसको आप अच्छी प्रकार से देख लें। उस कॉपी में हमें किस प्रकार से इसको लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें विभक्ति। तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, विभक्ति बराबर पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है इसमें, पंचमी विभक्ति। और इसका कारण अगर पंचमी है तो क्यों है, तो इसके कारण में हम लिखेंगे बहि योगे। क्या लिखेंगे, बहि योगे, क्योंकि बहि के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला जो प्रश्न है अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखत, अर्थात नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं संस्कृतवाची कुछ शब्द लिखे हुए हैं, गिनती लिखी हुई है, इन्हें हमें संस्कृत में बदलना है। कितने लिखे हुए हैं ये, 113। और 113 के अगर मैं 2 टुकड़े करूंगा तो मुझे मिलेंगे 100 और 13। कौन सी संख्या मिलेगी, 100 और 13। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 13 की संस्कृत करेंगे। 13 की संस्कृत क्या बनेगी, त्रयोदश। क्या बनेगी, त्रयोदश। और त्रयोदश के बाद हमने यहाँ पर क्या लगाया था, धन चिन्ह, और धन चिन्ह हमेशा अधिक शब्द के रूप में लगाया जाता है। तो अधिक है 13, अधिक है 100 से बढ़कर है 13, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रयोदश अधिकम 100। क्या लिखेंगे, त्रयोदश अधिकम 100। और अगला जो प्रश्न है वो है 2001। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 2000 और 1 अधिक है तो हम इसके लिए सबसे पहले इसके लिए लगाएंगे, क्या लिखेंगे, 1, और अधिक है तो एका अधिकम। क्या लिखेंगे, एका अधिकम, और ये कितने हैं, 2000, तो द्विसहस्त्रम।
एका अधिकम द्विसहस्त्रम। और हमारे सिलेबस में जो पाठ्यक्रम है, हमारा पाठ्यक्रम भी हमें कहता है शतमतः अग्रे, अर्थात 100 से अधिक की गिनती आपके परीक्षा में आएगी। इसको आप अच्छी प्रकार से देख लें। अगला जो प्रश्न है पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्तुतः। पुत्र को देखने के लिए वह प्रस्थान कर गया, वह चल पड़ा। रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है पुत्रम, इसको हमें हटाना है क्योंकि इसकी जगह हमें प्रश्नवाचक को शब्द लगाना है और इस प्रश्न को पूरा करना है। तो यहाँ पर किसको देखने के लिए, तो किसको हमेशा कर्म कारक है इसमें और द्वितीय विभक्ति है, तो प्रश्नवाचक शब्द यदि हम पढ़ते हैं तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा कम। क्या बनेगा? कम शब्द बनेगा। और इसका मैं प्रश्न दोहरा रहा हूँ, कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, तब जाके हमारा ये प्रश्न पूरा होता है। और इस बार केवल एक ही प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न आ रहा है जो पूरे 2 अंक का है, तो बहुत ही सावधानी के साथ आप इसको करने का प्रयास करना। अगला जो है प्रश्न 7, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां सप्रसंगम भावार्थम लिखत। अर्थात नीचे लिखित श्लोक का हिंदी भाषा में सप्रसंग अर्थात प्रसंग सहित भावार्थम लिखत, भावार्थ लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमें यहाँ पर भावार्थ ही नहीं लिखना है अपितु प्रसंग सहित इसका भावार्थ हमें लिखना है। मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रहा हूँ, उन बिंदुओं की सहायता से हमें इस प्रश्न को हल करना है। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे प्रसंग। क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रसंग में मैं क्या लिखूँगा आप इसको देख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक शैमुषी भाग द्वितीय में संकलित सुक्तयः नामक पाठ से उद्धृत है या संकलित है या लिया गया है। इस पद्यांश में मुख्यतः विवेकी मनुष्य की परिभाषा बतलाई गई है। ये हो जाएगा इसका प्रसंग। प्रसंग के पश्चात हम लिखेंगे इस श्लोक का अन्वय। अन्वय कैसे लिखेंगे इसको आप देख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् स विवेकः इति ईरितः। ये इसका अन्वय था। अन्वय के बाद हम लिखेंगे इस श्लोक का अर्थ। इस श्लोक का अर्थ क्या होगा, एक बार मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेत् येन स विवेक इति ईरितः। अर्थात जिस किसी भी मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जाता है उसे ही विवेकी मनुष्य या विवेक कहा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसका अर्थ लिख दिया। अर्थ के बाद एक अंतिम जो हमारा बिंदु है वो है व्याकरणात्मक टिप्पणी। क्या होगा? व्याकरणात्मक टिप्पणी। इस व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम यहाँ पर जो हमारा श्लोक दिया हुआ है इस श्लोक में से कुछ शब्द हम छाटेंगे ताकि हम व्याकरणात्मक उसका विश्लेषण कर सकें। तो मैं यहाँ पर शब्द लूँगा प्रोक्तम। क्या लूँगा? प्रोक्तम। प्रोक्तम का मैं यहाँ पर संधि विच्छेद करूँगा तो प्रधन उक्तम बराबर कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? गुण संधि। इसके पश्चात में एक शब्द और लूँगा केनापी। कौन सा शब्द लूँगा? केनापी। और केनापी जो है उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? केन धन अपि। इसके संधि विच्छेद है और इसमें संधि का नाम हो जाएगा दीर्घ संधि। इसके बाद में एक शब्द और लूँगा कर्तुम। हमारे सामने शब्द दिया हुआ है कर्तुम। कर्तुम इस शब्द आपको दिख रहा है। इस कर्तुम में प्रत्यय मिला हुआ है, मूल धातु इसमें क्री धन तुमुन, कर्तुम बनेगा। ये था इस प्रश्न का सप्रसंग भावार्थ। इसके बाद का जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषातः पदानि चित्वा पूर्यत। अर्थात अन्वय से संबंधित हमारा ये श्लोक है जिसमें श्लोक दिया हुआ है और नीचे रिक्त स्थान से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए हुए हैं। हमें इन शब्दों को इन रिक्त स्थानों में भरना है। मैं एक बार श्लोक का अर्थ कर लेता हूँ। अपत्यसु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्र दीने तुसा माता कृपा आद्रया भवेत्। अर्थात सभी अपत्यसु संतानों पर जननी तुल्य वत्सला माता का समान वात्सल्य होता है। पुत्र दीने तुसा माता, पुत्र के दीन होने पर तो, पुत्र के कमजोर होने पर तो माता जो है कृपा आद्रया भवेत्, कृपा से आद्र हो जाती है। ये अन्वय है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्रश्न बहुत ही सरल है, आप इसको व्यवस्थित देखना। प्रश्न बहुत ही सरल दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनको हटा देता हूँ। एक बार सर्वेषु क्या लिखा हुआ है? सर्वेषु। हमें श्लोक में सर्वेषु शब्द को ढूंढना है। सर्वेषु हमारे सामने ये रहा।
च जननी, च जननी, च येरा, जननी येरा। कौन सा शब्द इसने लिखना छोड़ दिया? पहला, ये अपत्यसु। क्या रिक्त स्थान में अपत्यसु दिया हुआ है? मंजूषा में अपत्यसु दिया हुआ है, तो यहाँ रिक्त स्थान में नंबर 1 पे क्या आएगा? अपत्यसु। च जननी, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? तो च जननी शब्द कहाँ है? च है ये, जननी ये रहा, क्या बच गया इसमें? तुल्य वत्सला। क्या बच गया? तुल्य वत्सला। यहाँ पर क्या आ जाएगा? तुल्य वत्सला। तो प्रथम पंक्ति जो हमारी है वो यहाँ इन 2 रिक्त स्थानों में खत्म हो चुकी है। अगला जो है सा माता, सा माता शब्द यहाँ रहा, सा माता। इसके बाद में हमारे पास में 3 शब्द बच रहे हैं, पुत्रे, दीने, तू। और रिक्त स्थान में हमारे नीचे जो मंजूषा दी हुई है उस मंजूषा में शब्द दिया हुआ है पुत्रे, तो यहाँ पर नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? पुत्रे। कौन सा शब्द आ जाएगा? पुत्रे। अंतिम क्या बचा? कृपा आत्रेया। तो यहाँ पर अंतिम जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आ जाएगा? कृपा आत्रेया। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप इसको पहले देखें फिर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। निसंदेह ये प्रश्न आपके सही होगा और ये 2 नंबर का प्रश्न है, 2 अंक का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, स्व पाठ्य पुस्तकात् श्लोकद्वयं लिखत यद अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुल मिलाकर 4 या 5 श्लोक आपको याद करने हैं, क्योंकि कुछ श्लोक हमारे इस प्रश्न पत्र में भी आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर स्पष्ट उसने लिख दिया है कि वही श्लोक आपको इस प्रश्न में आपको लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। इसलिए आप कम से कम 6 श्लोक याद करें। कितने? 6 श्लोक। अगर 4 परीक्षा में आ भी जाते हैं तो आपके पास में 2 बचे रहेंगे, उनको आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें उन श्लोकों को और इस प्रश्न में आप उतार सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, जननी तुल्य वत्सला इति पाठसारम हिंदी भाषायां लिखत। और इसी का अथवा दिया हुआ है, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इति पाठसारम हिंदी भाषायां लिखत। यहाँ पर 2 पाठों के नाम दिए हुए हैं। पहला पाठ है इसमें जननी तुल्य वत्सला और जो दूसरा पाठ है वह है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। इन दोनों पाठों के आप चाहे कोई एक प्रश्न आप इसको हल करें, चाहे जननी तुल्य वत्सला का पाठसार लिखें या सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, किसी एक पाठ का पाठसार जो है वो अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में आपको लिखना है। मैंने यहाँ लिख दिया है संक्षिप्त भाषा में, आप इसको देखें और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखकर इसको आप एक बार पढ़ें, यह आपको स्वतः ही याद हो जाएगा और इस प्रश्न को आप आराम से बड़े इत्मीनान के साथ में बोर्ड परीक्षा में आप इस प्रश्न को पूरा हल कर पाओगे। अगला प्रश्न है, चलिए खंड स में अपना जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न 11। क्या कह रहा है ये प्रश्न? अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। अर्थात नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस गद्यांश को पढ़कर हमें दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। हम सबसे पहले इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करेंगे, तत्पश्चात इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे साथ इस वीडियो को अपन, इस सब गद्यांश को अपन हल करते हैं। आदेशम प्राप्य उभो प्राचलताम। आदेश प्राप्त करके दोनों चल पड़े। तत्रो उपेत्य, वहाँ पहुँचकर काष्ठपटले, लकड़ी के पट्ट पर या लकड़ी के गत्ते पर निहितम, रखी हुई, पट्टाच्छादितम, कपड़े से ढकी हुई, देहम, देह को, इस शरीर को, स्कंधेन, अपने कंधों से, वहंतम, ढोते हुए, व न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, न्यायालय की तरफ चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, जो आरक्षी था, जो चौकीदार था, वो हष्टपुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशिकाय, और जो अभियुक्त था, जो व्यक्ति था, वो बहुत ही कृशिकाय अर्थात कमजोर शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्कर्म आसित। भारी शव को अपने कंधों से वहन करने में दुष्कर्म आसित, बहुत ही कठिन था उसके लिए। किसके लिए? उस अभियुक्त के लिए। सह भार वेदनया क्रदंति स्म, वह भार की वेदना से चिल्ला रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितत आरक्षी तम उवाच, उसके रोने की आवाज़, उसके चिल्लाने की आवाज़ से प्रसन्न हुआ आरक्षी तम उवाच, आरक्षी उससे बोला। क्या बोला? रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा, मुझे, चोरितायाह, चोरी की गई,
या चोरी से ले जाती हुई मंजूषाया पेटी को ग्रहणाद वारितः ग्रहण करने से वारितः रोका गया था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, इस समय अपने किए हुए का फल तुम भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारागार प्राप्त होगा। इति प्रोच्य उच्चे हसत, ऐसा कहकर वह ऊंची आवाज में हंसने लगा। यथा कथनचिद उभो शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तो, जैसे तैसे दोनों उस शव को लेकर एक चबूतरे पर स्थापित करते हैं। ये था इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद। अब हम करते हैं इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास। प्रश्न क, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न है कह सुपुष्ट देह आसित, कौन हष्टपुष्ट शरीर वाला था। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका उत्तर जो होगा वो होगा कौन हष्टपुष्ट। यहाँ पर कोई बता सकता है? ये आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, कौन था? आरक्षी। यहाँ पर दिया हुआ है आरक्षी, तो ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद में दिया है प्रश्न ख, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पट्टाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतु कम प्रस्थितो, अर्थात वे दोनों कपड़े से ढकी हुई उस शरीर को अपने स्कंधों से, अपने कंधों से वहन करके किस तरफ जा रहे थे या किस तरफ ले जा रहे थे। तो इसका उत्तर हमें दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है तत्र उपेत्य काष्ठ पटले निहितम पट्टाच्छादितम देह स्कंधेन वहंतु न्यायाधिकरणम। क्या उत्तर होगा? न्यायाधिकरणम। अब हमें इस प्रश्न को किस प्रकार से लिखना है, तो मैं एक बार इसका उच्चारण कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसको सुने। तो पट्टाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, इस प्रकार से इसका पूरा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भाषी कार्यम, जो कि व्याकरण से संबंधित है, जिसमें पहला प्रश्न है आदेशम प्राप्त उभो प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चल पड़े। इति अत्र कर्तृपदम लिखत, यहाँ पर कर्तापद क्या होगा? तो कोई बता सकता है यहाँ पर कर्तापद क्या होगा? यहाँ पर कर्तापद होगा उभो। कौन सा शब्द सही है हमारा? उभो यहाँ पर कर्तापद है, इस वाक्य का मुख्य कर्ता है, मुखिया है। प्रश्न संख्या 2 है स्कंधेन वहनम दुष्करम आसित इति अत्र विशेषण पदम किम, अपने कंधों से वहन करने में कठिन था, यहाँ पर विशेषण पद क्या है? कोई बता सकता है यहाँ पर विशेषण पद क्या है? दुष्करम। बहुत ही शानदार, क्या उत्तर है इसका? दुष्करम। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न का जो अथवा दिया हुआ है उसका हम उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात इसके प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटेह अपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः, अर्थात ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं कौन? भूकंप विशेषज्ञ, अर्थात भूकंप को जानने वाले। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयम कथन्ति तदा तत्सर्वम एव लावारसताम उपेत्य दुर्भार्गत्या धराम पर्वतम वा विदार्य बहिष्निष्क्रामति, अर्थात पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिज, मिट्टी, शिला अर्थात चट्टान आदियों का संचय करती है, तब सर्वम एव अर्थात सब कुछ लावा रस के रूप में उपेत्य प्राप्त होकर के दुर्वार्ग हत्या तेज गति के साथ धराम पर्वतम व विदार्य, धरा अर्थात पृथ्वी को, वा पर्वतम अथवा पर्वत को, विदार्य फाड़ करके, बहिर्निष्क्रामति बाहर निकालता है। धूमम भस्मावृतम जायते तदागमनम, तब क्या होता है? पूरा जो आकाश है, जो गगन है, वो धुएं से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्रायाः 8 उपगतो अयम लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तद दूरे क्षणेनैव समाविशन्ति, तब क्या होता है? सेल्सियस यानी कि जो तापमान की जो मात्रा है वो 800 डिग्री से भी ऊपर चली जाती है, और 800 डिग्री को गया हुआ यह लावा जब नदी के वेग से प्रवाहित होता है, तब पास में स्थित गांव और नगर उसके उदरे अर्थात पेट में क्षण में ही समाविशन्ति, उसके गर्भ में क्षण में ही समाविष्ट हो जाते हैं। निहन्यन्ते च विवसाः प्राणिनः, और सभी प्राणी जो होते हैं वो विवश हो जाते हैं।
ज्वालाम उद्गिरंत एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयन्ति। आग उगलते हुए ये सभी पर्वत भी भीषण भूकंप को उत्पन्न करते हैं। ये था इसका हिंदी अनुवाद। अब हम इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला जो प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटेरपि किम जायते। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से क्या होता है या क्या उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? भूकंपो। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या उत्पन्न होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भूकंप। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। ज्वालाम उद्गिरंत एते पर्वतापि किम जनयन्ति। आग उगलते हुए ये सभी पर्वत क्या उत्पन्न करते हैं? तो देखिए, इस गद्यांश का जो अंतिम जो पंक्ति है वो इसका उत्तर होगा ज्वालाम उद्गिरंत एते पर्वता भीषणम भूकंपम जनयन्ति। तो इसका उत्तर होगा भीषणम भूकंपम। ज्वालाम उद्गिरंतम एते पर्वता भीषणम भूकंपम जनयन्ति। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला भाषिक कार्य से संबंधित है, अर्थात व्याकरण शास्त्र से संबंधित है, जिसमें प्रश्न है पहला, भूकंप विशेषज्ञः इति कर्तृपदस्य गद्यांशे क्रियापदम किम। अर्थात भूकंप विशेषज्ञ, भूकंप को जानने वाले, यहाँ कर्ता पद है, तो गद्यांश में इसके लिए क्रियापद क्या होगा? इस पंक्ति को आप या इस शब्द को आप गद्यांश में से ढूंढें, तत्पश्चात आपको जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा इसमें कथयन्ति। क्या मिलेगा इसमें? कथयन्ति। तो इसका जो क्रियापद वो क्या होगा? कथयन्ति। अगला प्रश्न है, प्राणिनः इति विशेष्य पदस्य विशेषणम किम अस्ति। अर्थात सभी प्राणी, यहाँ पर जो विशेष्य पद है ये प्राणी, इसका विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण होगा विवशाः। क्या हो जाएगा? विवशा शब्द। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। अर्थात नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखिए। हम इसका एक बार अनुवाद करेंगे। ये पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, इसका अनुवाद करके तत्पश्चात इसके भी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। कंचित कालम नय माम अस्माद नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांतये निर्जर नदी पयः पुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम सूचि पर्यावरणम। सामान्यतः हमारे प्रथम जो पाठ है उससे ली गई ये पंक्ति है, कंचित कालम कुछ समय के लिए, नय ले जाओ, माम मुझे, अस्मात इस, नगरात बहुत दूरम नगर से बहुत दूर। कवि यहाँ कर कल्पना कर रहा है, क्योंकि पर्यावरण जो प्रदूषित हो गया है उस प्रदूषण से कवि परेशान हो गया है और इसलिए वो कवि भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे कुछ समय के लिए इन नगरों से बहुत दूर ले जाओ। कहाँ ले जाओ? प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयः पुरम। गाँव की सीमा पर, अर्थात गाँव से बाहर मैं वहाँ पर क्या देखूंगा जहाँ मैं जाऊँगा? निर्जर अर्थात झरने, नदी, पयःपुरम और पानी से भरे हुए तालाबों को मैं देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। एकांत वन में क्षण भर भी यदि मेरा मन लग जाए, मेरा संचरण हो जाए। सूचि पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा हो? पवित्र हो, स्वच्छ हो, साफ हो। आइए इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। पयःपुरम नदी कुत्र वर्तते। पानी से भरी हुई जो नदी है वह कहाँ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। ग्रामांते, गाँव के सीमा पर। क्या हो जाएगा? गाँव की सीमा पर। तो इसका उत्तर होगा ग्रामांते। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कविः कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ पर संचरण करने की इच्छा, कहाँ पर घूमने की इच्छा रखता है? तो यहाँ अंतिम पंक्ति में इसका उत्तर है एकांते कांतारे, अर्थात एकांत वन में, निर्जन वन में। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कविः एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य से संबंधित है, जो कि व्याकरण से संबंधित है। अस्मिन् पद्यांशे माम इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम। इस पद्यांश में माम जो शब्द है वो एक सर्वनाम है और यह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कवि के लिए। और जो कस्मे शब्द है वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, इसलिए हम जो कवि शब्द है उसकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन में इसका उत्तर लिखेंगे कवये। क्या लिखेंगे? कवये।
आप देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है एकांते कांतारे अनयोः पदयोः किम विशेष्य पदम। एकांते कांतारे, इन दोनों पदों में विशेष्य पद क्या है? तो विशेष्य पद क्या है? कांतारे अर्थात जंगल की कोई विशेषता बता रहा है, वो बता रहा है एकांते। एकांते यहाँ पर विशेषण होगा और कांतारे शब्द क्या होगा? विशेष्य। इसी प्रश्न का जो अथवा दिया हुआ है उसका भी हम एक बार अनुवाद करेंगे और उसके भी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो ही संते गगने सर्वे अपि नेतादृशा केचिद् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो महाब्रूहि दीनम वच। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पर दी हुई है कि रे रे चातक, अरे ओ चातक। यहाँ पर एक चातक पक्षी से प्रार्थना की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है, विनय किया जा रहा है। अरे अरे चातक, तुम सावधान मन से, हे मित्र चातक, तुम सावधान मन से क्षणम श्रुताम, एक क्षण भर सुनिए, मम उदा बहुवो ही संति गगने सर्वे अपि नेतादृशा, कि गगने अर्थात आकाश में ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं ये सभी एक समान नहीं होते हैं। केचिद वृष्टि भी आद्रयन्ति वसुधाम, कुछ तो बरस करके इस धरती को, इस पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और कुछ घर्जंती केचित वृथा, और कुछ बेकार में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। इसलिए हे चातक, तुम जिस जिस बादल को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो, अर्थात उसके सामने तुम इस प्रकार की प्रार्थना मत करो कि वो बारिश करे, क्योंकि वो केवल गरजने वाले हैं अपितु बरसने वाले नहीं है। चलिए इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। कवि हो मित्रम इति शब्देन कम संबोधिति। कवि ने मित्र यह शब्द कहकर किसको संबोधित किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चातकम। प्रथम पंक्ति में इसका उत्तर है, इसका उत्तर होगा चातकम। प्रश्न ख है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। गगने सर्वे मेघाः कीदृशाः न सन्ति। आकाश में सभी बादल किस प्रकार के नहीं है? तो क्या लिखेंगे हम? गगने सर्वे मेघा एतादृशा न सन्ति, इस प्रकार के नहीं है। तथा कस्य पुरतः दीनम वच न ब्रूयात, तथा किसके सामने दीन वचन नहीं बोलने चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा? तथा अम्भोदाः पुरतः दीनम वचम न ब्रूयात, अर्थात बादलों के सामने दीन वचन नहीं बोलने हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो व्याकरण शास्त्र से संबंधित है, जिसमें पहला प्रश्न है संति इति क्रियापदस्य पद्यांशे कर्तृपदम किम। जो संति शब्द है वो एक क्रियापद है, और यह क्रियापद किसके लिए आया है? यहाँ जो कर्ता होगा वो उसका सही उत्तर होगा अम्भोदाः, अर्थात बादल। अगला प्रश्न है वचः इति विशेष्य पदस्य गद्यांशे विशेषण पदम किम, अर्थात वचः वाणी यह एक विशेष्य पद है, इसके लिए विशेषण पद क्या होगा? तो दीनम। क्या होगा? दीनम। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। अर्थात नीचे लिखे नाट्यांश को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देशम लिखत, निर्देश के अनुसार लिखिए। जो सामान्यतः गद्यांश या पद्यांश से संबंधित हमारा ये अंतिम प्रश्न है। इससे पहले अपन ने एक गद्यांश को पढ़ा और इससे पहले अपन ने एक पद्यांश को पढ़ा। अब हमारा जो अंतिम जो चैप्टर है इससे संबंधित वो है नाट्यांश। इसका मैं एक बार अनुवाद कर रहा हूँ। लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, अर्थात निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि। तो राम कहते हैं केन संबंध है, किस संबंध से? तो लव कहते हैं उपनयो उपदेशेन, अर्थात उपनय संस्कार से। उपनयन जो संस्कार होता है उस संस्कार से निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि यहाँ हमारे गुरु है। तब राम कहते हैं अहम अत्रो भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। मैं यहाँ आप दोनों के पिता का नाम भी जानने की इच्छा रखता हूँ। तो लव कहते हैं न ही जानामि अस्य नामधेयम, हम उनका नाम नहीं जानते। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और न कोई इस तपोवन में उनके नाम का व्यवहार में कोई प्रयोग में लाता है, अर्थात न इस तपोवन में कोई भी उनके नाम का उच्चारण नहीं करता है। तो राम कहते हैं अहो महात्म्यम, अरे यह तो महानता है। तो कुश कहते हैं जानामि अहम तस्य नामधेयम, तभी कुश कहते हैं कि मैं उनका नाम जानता हूँ। तो राम कहते हैं कथ्यताम, कहिए
तो कुछ कहते हैं निरअनुक्रोशो नाम, अर्थात निर्दयी ऐसा नाम है। तो राम कहते हैं वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, अरे अनोखा है, पहले तो ऐसा नाम कभी नहीं सुना। तो विदूषक विचिंत्य विचार करके एवं तावत पृच्छामि, मैं फिर से तुम्हें पूछता हूँ, निरअनुक्रोश इति क एव भणति, निरअनुक्रोशो अर्थात निर्दयी ऐसा कौन कहता है। तो कूस कहते हैं अम्बा अर्थात माता। तो विदूषक कहते हैं किम कुपिता एव भणति उत प्रकृति था, क्या वह क्रोध में आकर कहती है या स्वभाव ही उसका ऐसा है। तो कुछ कहते हैं यद्यावयोर बाल भाव जनितम कंचित अविनियम पश्यति तदा एवं अधिक क्षिपति निरअनुक्रोशस्य पुत्रो माँ चपलम इति, जब हम दोनों के बचपन यानी कि बाल भाव से उत्पन्न कंचित अविनियम कुछ अशिष्टाचार को पश्यति देखती है, तदा एवं अधिक्षिप्ति तब वह हमें कहती है निरअनुक्रोशस्य पुत्रो, हे निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम इति, चंचलता मत करो, चपलता मत करो, शरारत मत करो। इसके प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। कुश लवयो गुरु किम नाम, कुश और लव के गुरु का क्या नाम था। तो एक पद में इसका उत्तर होगा भगवान वाल्मीकि हो। और पूर्ण वाक्य में इस प्रश्न है कुशः स्वस्य पितुः किम नाम कथयति, कुश अपने पिता का क्या नाम कहता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पूर्ण वाक्य में लिखना है कुशः स्वस्य पितुः निरअनुक्रोशो नाम कथयति, अर्थात कुश अपने पिता का निर्दयी नाम ऐसा कहता है। अगला जो प्रश्न है भाषिक कार्य, जो कि व्याकरण शास्त्र से संबंधित है। और पहला प्रश्न है जानामि अहम तस्य नामधेयम, जानता हूं मैं उनका नाम। अत्र अहम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो अहम सर्वनाम पद है यह किसके लिए प्रयुक्त आया है। फिर से देखो यहाँ पर कस्मै में चतुर्थी विभक्ति है और इसका जो उत्तर होगा वह भी चतुर्थी विभक्ति में ही चला जाएगा। तो ये जो अहम शब्द है ये किसके लिए आया, कैसा कौन कहता है मैं उनके नाम को जानता हूँ। अभी हमने इस गद्यांश में पढ़ा था, इस नाट्यांश में पढ़ा था, यह कुश कहता है। तो यहाँ पर कुश शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में शब्द बनेगा कुशाय। तो इसका उत्तर क्या होगा कुशाय। अगला प्रश्न है न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम इति अत्र अस्मिन् विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, न इस तपोवन में कोई भी उनके नाम का प्रयोग में नाम लेता है, अर्थात इस तपोवन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता है। यहाँ पर अस्मिन जो शब्द है यह एक विशेषण पद है, यह विशेषण पद जो आया है तो उसका विशेष्य पद क्या होगा, किसके लिए आया है यहाँ पर। तो ये किसके लिए आया है तपोवने, अर्थात तपोवन में। तो यह अस्मिन विशेषण है और तपोवने क्या है विशेष्य। अगला प्रश्न है इसी का जो अथवा दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रकृति माता। इसका इसी प्रश्न का अथवा जो प्रश्न है उसमें प्रकृति माता अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति आप सभी लोगों की क्या हूँ जननी अर्थात माता हूँ। यूयम सर्वे एव मैं प्रिया, आप सभी ही मुझे प्रिय है। सर्वेशाम एव मत करते महत्व विद्यते, आप सभी का ही मेरे लिए महत्व विद्यमान है। यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा याप्यन्तु, इसलिए आप इस समय को व्यर्थ में बेकार में झगड़ करके न बिताएं। अपितु मिलित्वा, अपितु मिलकर ही मोदत्वम जीवनम च रसमयम कुरुद्वम, इसलिए इस जीवन को आनंदित और रसमय करो। तद्यथा कथितम, वैसे कहा भी गया है प्रजा सुखे सुखम राज्यम, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा नाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। नात्म प्रियम हितम राज्यम, राजा को कुछ भी आत्म प्रिय नहीं होता है। प्रजा नाम तु प्रियम हितम, अपितु प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है, प्रजा के प्रिय में ही राजा का हित होता है। ठीक है, इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो एक पदन उत्तर, तो एक पद में उत्तर दीजिए। केन समयम वृथा न याप्यन्तु, किस में हम समय को बेकार नहीं बिताएं। तो इसका उत्तर क्या होगा कलहेन अर्थात झगड़े में। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। का सर्वेषां वन्य जीवानाम जननी वर्तते, कौन सभी वन्य जीवों की माता है। तो इसका उत्तर क्या होगा प्रकृति है। तो इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा प्रकृति सर्वेषां वन्य जीवानाम जननी वर्तते। अगला जो प्रश्न है वो व्याकरण शास्त्र से संबंधित है। युष्माकम सर्वेषां इति अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पर दो शब्द है युष्माकम और सर्वेषां, इसमें से विशेष्य पद क्या होगा। तो इसमें से विशेष्य पद क्या होगा युष्माकम, और सर्वेषां क्या है इसमें विशेषण। अगला प्रश्न है मैं प्रियः इति अत्र मैं सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, मुझे प्रिय है, यहाँ पर जो मैं है वो सर्वनाम पद है, यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है प्रकृति हो। अगला जो प्रश्न है
अब प्रश्न संख्या 14 है, यथा निर्देशम उत्तरम लिखत। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। जो 3 अंक का ये प्रश्न है, जिसमें से जो किससे संबंधित है, आपको प्रश्न दिख रहा होगा, समास से संबंधित है। जिसमें पहला प्रश्न है, शिवम च केशवम च समस्त पदम लिखत। अर्थात शिवम च केशवम च यह शब्द दिया हुआ है और निर्देश यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है। क्या बनाना है हमें? इसका सामासिक पद बनाना है। तो शिवम च केशवम च का सामासिक पद क्या बनेगा? शिव केशवो। क्या बनेगा? शिव केशवो। अगला ख है यथाशक्ति, और इसके लिए कोष्टक में दिया हुआ है समास विग्रह कुरुत। ये जो सामासिक पद है और इसका हमें समास विग्रह करना है, तो इसका समास विग्रह क्या बनेगा? शक्तिम अनतिक्रम्य। क्या बनेगा? शक्तिम अनतिक्रम्य। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी आपको समास का नाम नहीं लिखना है, केवल समास विग्रह ही करना है। अर्थात जो दिया हुआ है उसी का उत्तर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है घनश्यामः समासस्य नाम लिखत। घनश्याम, यहाँ पर हमें समास का नाम लिखना है, तो हमें यहाँ पर समास विग्रह नहीं करना है, अपितु हमें समास का नाम लिखना है। तो घनश्याम का में समास कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए घनश्यामः, अर्थात यहाँ पर या तो हो सकता है बहुब्रीहि समास या होगा इसमें कर्मधारय समास। लेकिन हमारे सिलेबस में तो दोनों समास दिए हुए। घनश्याम, यहाँ पर गण इव श्याम यदि मैं समास विग्रह करूंगा, तो गण इव श्याम यदि समास विग्रह करता हूं, तो इसका सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि घन के समान श्याम कौन थे? भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। मंजूषायाः प्रदत्ते समुचिते अव्ययपदेह वाक्यानि पूर्यत। अर्थात नीचे दिए गए शब्दों के समुचित प्रयोग से अव्ययपद वाक्यों में लिखिए। कुछ वाक्य दिए हुए यहाँ पर अधूरे, उन वाक्यों में हमें यहाँ पर मंजूषा दी हुई है, जिसमें 3 शब्द हमारे सामने ऊपरी, विना और हयः। इन शब्दों को हमें यहाँ पर इन रिक्त स्थानों में क्या करना है? हमें भरना है। तो सबसे पहला है रमेशः, अर्थात रमेश अत्र आगच्छत, यहाँ आया। तो जो आगच्छत शब्द है ये लंग लकार का वाक्य है, अर्थात भूतकाल में जा रहा है। और यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है हयः। हयः का मतलब होता है बीता हुआ कल, तो ये भूतकाल में जा रहा है। तो यहाँ पर रमेशः हयः अत्र आगच्छत, रमेश कल यहाँ आया था। और यदि आने वाला कल होता तो उसको हम कहते श्वः। अगला प्रश्न है वृक्षस्य खगाः तिष्ठन्ति। वृक्ष के खगाः पक्षी तिष्ठन्ति बैठे हुए हैं। तो कहाँ बैठे हुए हैं? ऊपरी। क्या आ जाएगा नंबर 2 में? ऊपरी। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं। और अंतिम है धनम जीवनम व्यर्थम अस्ति। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा? विना। धन के बिना जीवन व्यर्थ है। अगला है खंड 10 से संबंधित है, जो कि रचनात्मक कार्यों से है। प्रश्न संख्या 16 है स्व योगेश कुमारः मत्वा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयस्य अजयमेरुनगरस्य प्रधानाचार्याय चरित्र प्रमाणपत्र प्राप्त्यर्थं संस्कृते प्रार्थना पत्रम एकम लिखत। अपने आप को योगेश कुमार मानते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजयमेरुनगर के प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संस्कृत में एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और इसी का जो अथवा प्रश्न दिया हुआ वो दिया हुआ है परीक्षायां सफलताये स्वमित्रं प्रदीप कुमारं प्रति अधोलिखित पूर्णम वर्धापन्न पत्र मंजूषाया प्रदत्त पद सहायतया पूरयित्वा पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखत। अर्थात परीक्षा में सफलता के लिए अपने मित्र प्रदीप कुमार को अधोलिखित पूर्णम, यानी कि यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों की सहायता से वर्धापन्नम पत्रम, बधाई जो पत्र होता है वो मंजूषाया प्रदत्त पेटी में दिए हुए शब्दों की सहायता से पूरा करके उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अनुसार यहाँ पर हमें इन दोनों प्रश्नों में इस प्रश्न को ज़्यादा हमें वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने शब्द भी दिए हुए हैं और पूरा का पूरा पत्र भी दिया हुआ है। हमें केवल ये शब्द हल्का सा, हमें केवल इसका टूटा फूटा यदि हम अर्थ भी करके इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर हमें कम से कम 4 अंक हम यहाँ पर पूरे के पूरे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम इस पत्र को पूरा करते हैं इन शब्दों की सहायता से। चलिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, एक बार हम इन शब्दों का अर्थ कर लेते हैं। सुहृदवर्य, सुहृदवर्य से तात्पर्य है जो हमारे हृदय के बहुत ही करीब हो, उसके लिए संबोधित किया जाने वाला एक शब्द है। प्रणामम अर्थात प्रणाम, नमस्कार। जयपुरतः अर्थात जयपुर से। कुशलम अर्थात ठीक हूँ। वर्धापनम बधाई। एवमेव इसी प्रकार। परीक्षायाम परीक्षा में। अधिगतवान प्राप्त किया। इन शब्दों को हम यहाँ पर इस पत्र में भरने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहला है यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हम जब किसी को भी पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले उसका स्थान विशेष यहाँ लिखा जाता है। तो स्थान के लिए हमारे पास में शब्द आया है जयपुरम, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, जयपुरतः अर्थात जयपुर से, और यहाँ पर दिनांक लिखी हुई है अभिन्न हृदय अर्थात हृदय के बहुत ही करीब, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, सुहृद वर्य। इसके बाद में तीसरे नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले अर्थ पढ़ेंगे अपन इसको। सप्रेम नमस्ते, हे अभिन्न हृदय वाले, आपको नमस्कार है। अत्र यहाँ, तत्रास्तु वहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या शब्द आएगा, नंबर 3 में कुशलम, क्या आएगा, कुशलम, यहाँ मैं कुशल हूँ और आशा है आप भी वहाँ पर कुशल होंगे। अगला है अद्यव तव पत्रम प्राप्तम, आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। त्वम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण योग्यता सूच्याम प्रथमम स्थानम इति पठित्वा हर्षम अनुभवामि, तो यहाँ पर क्या आएगा, तुम्हें प्रथम श्रेणी से, सामान्यतः कोई परीक्षा हुई होगी जिसमें प्रथम श्रेणी से वो आया होगा, तो यहाँ पर परीक्षायाम शब्द आया हुआ है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, त्वम प्रथमम श्रेण्याम परीक्षायाम उत्तीर्णम योग्यताम सूचिम प्रथम स्थानम, यहाँ पर शब्द आएगा अधिगतवान। नंबर 5 में क्या आएगा, अधिगतवान। एक बार मैं इसका अर्थ करता हूँ। त्वम प्रथमम श्रेण्याम परीक्षायाम उत्तीर्णम योग्यताम सूच्याम प्रथम स्थानम अधिगतवान, तुम्हें परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर के योग्यता सूची में प्रथम स्थान अधिगतवान प्राप्त किया है। इति पठित्वा हर्षम अनुभवामि, यह पढ़ के मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। तव प्रयास सर्वथा साधुवादा अहम, तुम्हारा जो प्रयास है वो हमेशा साधुवाद के योग्य है। मम वर्धापनम स्वीकरोतु, मेरी बधाई स्वीकार करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हिंदी में भी देखो इसका अर्थ दिया हुआ है। वर्धापनम का मतलब होता है बधाई, आपके लिए इतनी उसने मदद की है। आशा से अग्रे अपि स्तुत्य प्रयासम करिष्यति, आशा है आगे भी तुम इसी प्रकार का अधिक प्रयास करोगे, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आ जाएगा, एवमेव, क्या आ जाएगा, एवमेव स्वपितृभ्याम मम निवेदय, शब्द क्या बचा था अंत, प्रणामम, अपने पिता को मेरा प्रणाम निवेदन करें। तव स्निग्ध मित्रम, तुम्हारा स्नेह से भरा हुआ मित्र, क्या नाम है, हरीश। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 17। अधः प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया संस्कृतेन अष्टवाक्यानि कक्षा कक्ष विषये लिखत, यहाँ पर दिए गए चित्र को देख करके नीचे दी गई मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से संस्कृत में 8 वाक्य कक्षा कक्ष के विषय में लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को हमें इन शब्दों की सहायता से 8 वाक्य हमें लिखने हैं और इसी का एक प्रश्न अथवा में दिया हुआ है जिसका उच्चारण मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा द्वयो मित्रयो मध्य वार्तालापम पूरित, अर्थात नीचे दिए गए उपयुक्त पदों को ग्रहण करके 2 मित्रों के मध्य वार्तालाप पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए, इन शब्दों की सहायता से हमें इस रिक्त स्थान को, इस वार्तालाप को पूरा करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अनुसार यहाँ पर हम इस प्रश्न को करेंगे तो हमारे लिए उचित रहेगा, हमारे लिए सही रहेगा। आइए मैं इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले इसमें जो लिखा है वो है महेश निरंजन, हे निरंजन रविवासरः, रविवार है, तब का योजना वर्तते, तुम्हारी क्या योजना है। तो यहाँ पर शब्द आएगा स्वः, निरंजन स्वः रविवासरः, कल रविवार है, तुम्हारी क्या योजना है। तो निरंजन कहता है अरे न जानासी, नहीं जानते हो, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आ जाएगा, अरे तुम नहीं जानते हो। रविवासरे सर्वे मिलित्वा वसते, स्वच्छता करनी आस्ती, रविवार को सभी को मिलकर घर की स्वच्छता करनी आस्ती, अर्थात साफ, घर को साफ करना चाहिए, घर को स्वच्छ करना चाहिए। अगला है महेश अहो उत्तम विचार, अरे उत्तम विचार है, सर्वे स्वः गम्यते, सभी कल गम्यते जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चूँकि ये अगला पेज है और मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसलिए मैं उन शब्दों को ऊपर लिख देता हूँ, आप इनको देखकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कौन सा शब्द आ जाएगा, कदा, सभी कल कहाँ जा रहे हैं। तो निरंजन कहता है प्रातः अष्ट, कब जा रहे हैं ना, सर्वे स्वः कदा गम्यते, सभी कल कब जा रहे हैं। प्रातः 8 कार्यम इदम भविष्यति, सुबह में 8 बजे से यह कार्य प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आरभ्य, सुबह 8 बजे से पहले यह कार्य प्रारंभ होगा। तो महेश क्या कहता है,
पूर्वम कस्य भागस्य करिष्यते, पहले किस भाग की होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा स्वच्छता, पहले किस भाग की स्वच्छता होगी। तो निरंजन कहता है विद्यमानस्य अद्यस्य उद्यानस्य आदौ करिष्यामः, अर्थात हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बगीचा है उस बगीचे में बाएं भाग से लेकर इसका जो प्रारंभिक भाग है आदौ यानी कि प्रारंभिक भाग है उसकी सफाई करेंगे। तो यहाँ पर शब्द आना चाहिए वामतः, क्या आएगा वामतः। अगला है तेन तद रमणीयम च भविष्यति, इससे तो वहाँ सुंदर होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सुंदरम। निरंजन कहता है स्वच्छता योजनायाम स्वीकृता, यानी कि स्वच्छता से संबंधित जो योजना है वो हम सभी स्वीकार करें। तो यहाँ पर शब्द अंतिम हमारे पास में शब्द बचा है नाली नाम, क्या शब्द आएगा यहाँ पर नाली नाम। अगला प्रश्न है, अगला जो हमारे पास में प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु केषांचित् चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, अर्थात हमारे पास में कुछ यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई है जो सामान्यतः हिंदी में लिखी हुई है, इन्हें हमें क्या करना है संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। और प्यारे विद्यार्थियों एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 6 वाक्य है लेकिन हमें केवल 4 वाक्यों का ही हिंदी में अनुवाद करना है। मैं यहाँ पर 6 के 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करूँगा, आप इन 6 में से 4 का ही हिंदी में अनुवाद करें। सबसे पहला जो प्रश्न है विद्या विनम्रता प्रदान करती है, यहाँ एक श्लोक की पंक्ति है विद्या ददाति विनयात विनयात याति पात्रता पात्रत्वान धन आपनोति धनाद धर्म ततः सुखम, इस श्लोक की यह पंक्ति है। तो विद्या विनम्रता प्रदान करती है, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, क्या बनेगा इसका वाक्यानुवाद विद्या ददाति विनयम, क्या बनेगा विद्या ददाति विनयम। प्रश्न संख्या 2 है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या बनेगा जननी है जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि घरियसी, यहाँ इस पंक्ति का अनुवाद होगा। अगला प्रश्न है विपत्ति के समय दोषारोपण करना कायर पुरुष का लक्षण है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या बनेगा विपत् काले विस्मयः एव का पुरुषस्य लक्षणम, क्या बनेगा विपत् काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है कृष्ण के चारों ओर बालक है, चारों ओर शब्द दोनों ओर अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कृष्ण में द्वितीय विभक्ति कृष्णम, चारों ओर की संस्कृत बनेगी परितः, कृष्णम परितः कौन है बालक, तो बालक शब्द यहाँ बहुवचन है, तो कृष्णम परितः बालकाः सन्ति। अगला प्रश्न है हम सब नाटक देखते हैं, हम सबको कहते हैं संस्कृत में वयम, और वयम सर्वनाम में नंबर 9 पे आता है। सह तो ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, नंबर 9 पे हमें देखनी है कि दृष्ट जो धातु है इस दृष्ट धातु में नंबर 9 पे क्या बनेगा, तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यथः पश्यथ पश्यामि पश्यावः पश्यामः, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वयम नाटकम पश्यामः। अगला है राजेश महेश का मित्र है, राजेश महेश का मित्र है, यहाँ पर जो का है वो का इस महेश के साथ में लगा हुआ है जो कि एक कारक की पहचान है, संबंध इसमें कारक है, पंचमी इसमें षष्ठी विभक्ति है इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो का है ये का एक कारक की पहचान है, और ये कारक कौन सा कारक है संबंध का के की षष्ठी विभक्ति है, तो क्या हो जाएगा इसका अनुवाद राजेशः महेशस्य मित्रम अस्ति, क्या बनेगा राजेशः महेशस्य मित्रम अस्ति। और हमारा अगला प्रश्न है अंतिम जो हमारा प्रश्न है वो है अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति यथा क्रमम संयोजनम कृत्वा लिखत। प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने एक कहानी आएगी जो सामान्यतः अधूरी होगी अर्थात क्रम रहित होंगे, हमें इनको क्या करना है सही क्रम में जमाना है। आएंगे इसमें कुल आएंगे 6 वाक्य, कितने वाक्य आएंगे 6 वाक्य, इन 6 वाक्यों को हमें सही क्रम में जमाना है। 4 हमारे सामने यहाँ पर है और 2 हमारे सामने यहाँ पर है, हमें इसको क्या करना है सही क्रम में जमाना है। लेकिन इसके अथवा में भी एक प्रश्न आ रहा है अधः मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया संस्कृतेन षड् वाक्यानि शुद्धम पर्यावरणम इति विषय लिखित। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और शुद्धम पर्यावरण हमें एक निबंध लिखना है यहाँ पर इन शब्दों की सहायता से। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे लिए कठिन होगा, इससे अच्छा होगा हम इस अथवा वाले प्रश्नों को नहीं कर करके इसके जो पीछे वाले जो अथवा में दिया हुआ है नंबर पहला जो लिखा हुआ है उसी को हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार इसका अनुवाद कर लेता हूँ। सह प्रतिदिनम बहुन पशुन हत्वा खादति स्म, वह हमेशा बहुत से पशुओं को मार करके खाता था। एक बार यदा शशकस्य, जब खरगोश का क्रम आता है
तस्य विलंबा आगमनेन सिंह कुपित जातः, उसके देर से आने से सिंह क्रोधित हो गया। सिंह जले स्वप्रतिबिंबम दृष्टवा तस्मिन् कूपे अकूर्दत, सिंह जल में अपनी छाया को देख करके उसमें कूद पड़ा। कस्मिंश्चित् वने एकः सिंह वसति स्म, किसी वन में एक सिंह रहता था। अगला है तदा सर्वे पशवः विचारं कृत्वा प्रतिदिनं सिंहस्य पार्श्वे भोजनार्थम एकम पशुं प्रेषयितुं निश्चितवन्तः। तब सभी पशुओं ने विचार करके प्रतिदिन सिंह के पास में एक पशु को भोजन के लिए भेजने का निश्चय किया। तदा चतुरः शशकः सिंह कूपस्य समीपम अनेत, तब चतुर जो खरगोश था वो सिंह को कुएं के समीप लेकर गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये था वाक्य हिंदी अनुवाद। अब हम क्या करते हैं, इसको सही क्रम में जमाने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहली पंक्ति कौन सी आएगी? सबसे पहली पंक्ति आएगी इसमें नंबर 4 वाली, कस्मिंश्चित् वने एकः सिंह वसति स्म, किसी वन में एक सिंह रहता था। ये आएगी नंबर प्रथम पे। इसके बाद क्या हो जाएगा, नंबर पहला जो है वो नंबर 2 पे आएगा, सह प्रतिदिनम बहुन पशुन हत्वा खादति स्म, वह प्रतिदिन बहुत से पशुओं को मार करके खाता था। नंबर 3 पे जो आएगा वो आएगा नंबर 3 पे आएगा हमारे सामने ये वाली पंक्ति, नंबर 5 वाली। कौन सी पंक्ति? नंबर 5 वाली, 3 पे आएगी। तदा सर्वे पशवः विचारं कृत्वा प्रतिदिनं सिंहस्य पार्श्वे भोजनार्थम एकम पशुं प्रेषयितुं निश्चितवन्तः, तब सभी पशुओं ने विचार किया कि प्रतिदिन सिंह के पास में भोजन के लिए एक पशु भेजा जाएगा। ये नंबर 3 पे आएगा। तत्पश्चात नंबर 4 पे जो आएगा वो आएगा, मैं स्क्रॉल करके आपको बताता हूँ। नंबर 4 पे जो आएगा वो आएगा, बता देता हूँ एक बार आपको मैं। नंबर 4 पे आएगा, एकदा यदा शशकस्य क्रमः आगत, एक बार एक खरगोश का नंबर आता है, तब वह विलंब से सिंह के पास में जाता है तो सिंह को क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। सिंह बड़ा ही क्रोधित हो जाता है। इसके बाद में नंबर 5 पे जो पंक्ति आएगी वो आएगी, नंबर 5 पे पंक्ति आएगी, तदा चतुरः शशकः सिंह कूपस्य समीपम अनेत, तब जो चालाक जो खरगोश था उस सिंह को कुएं के समीप लेकर जाता है। और अंतिम जो पंक्ति है आपको समझ में आ गया होगा, अंतिम पंक्ति हमारे सामने बची है नंबर 3 वाली, सिंह जले स्वप्रतिबिंबम दृष्टवा तस्मिन् कूपे अकूर्दत, सिंह जल में अपने प्रतिबिंब अपनी छाया को देखकर उस कुएं में कूद पड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा पूरा प्रश्न पत्र। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा शीघ्र ही होने वाली है। इसके लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को हमने पूरा हल करने का प्रयास किया और अच्छी भाषा में मैंने आपको समझाया भी है। आप इसको अच्छी प्रकार से देखें, अच्छी प्रकार से पढ़ें और मुझे पूरा विश्वास है आप इस प्रश्न पत्र में 100% अंकों को प्राप्त करने में पूरा अपना योगदान दे देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और यदि कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट में जाकर मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।